क्या आप भी ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल में आपके बच्चों के बालों का रंग, स्किन कलर, जिस्मानी ताकत, उनका कद और इंटेलिजेंस लेवल आपकी मर्जी का हो? आपके बच्चों को मौरूसी जेनेटिक बीमारियां ना हों जो आपके फैमिली हिस्ट्री का हिस्सा हैं, ताकि आपका बच्चा और उनके बच्चे बीमारियों से पाक, सेहतमंद, आरामदेह ज़िंदगी गुजारें। तो हाल ही में एक बहुत ही पॉपुलर बायोटेक्नोलॉजिस्ट हाशिम अलगाइली ने मां की कोख के बाहर करीबन 30,000 बच्चों को पैदा करने वाली अपनी एक रेवोल्यूशनरी आर्टिफिशियल वोम टेक्नोलॉजी एक्टोलाइफ के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल के साथ पब्लिक किया है। हाशिम के हिसाब से इस टेक्नोलॉजी से वो एक साथ 30,000 बच्चों को मां की कोख के बाहर ऐसे पॉड्स में जन्म देंगे और इतने ज़्यादा फैट्स एक साथ होने के बावजूद वो फैसिलिटी आपको ख़ास तौर पर अपने बच्चे की हेल्थ 24/7 ट्रैक करने की सहूलत देगी। रही बात आपके बच्चों को महसूस करने की, तो डोंट वरी, इसके बारे में भी सोच रखा है। इस टेक्नोलॉजी से जब आपका बच्चा कुछ महीनों का हो जाएगा, आप लिटरली अपने घर बैठे बैठे उसका लात मारना तक महसूस कर पाओगे। इनफैक्ट अगर आपको उसे अपनी आवाज़ से रूबरू करवाना है, तो आपको ऐसा भी ऑप्शन दिया जाएगा कि आप यहाँ से उसके लिए गाना गाओगे और वो उसके लिए वहाँ पर लाइव प्ले होगा। क्या आपको इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा? लेकिन इसका सबसे शॉकिंग पार्ट यह है कि इस पूरे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट की शुरुआत इरोनिकली एक कहानी के साथ हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1500 में, जब एक स्विस फिजिशियन पैरासेंसिस ने कहा था, किसी औरत की बॉडी के बाहर एक बच्चे को जन्म देने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी इंसान का स्पर्म और किसी घोड़े की खाद। जी सही सुना आपने, घोड़े की खाद। सेंसिस का ये मानना था कि जिस तरीके से हम बीज बोने के बाद पर पानी छिड़कते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह इंसानी स्पर्म्स और घोड़े की खाद को मिक्स करके इस पर खून की बूंदें छिड़की जाएं तो लगभग 40 दिनों के अंदर ही एक बच्चा पैदा हो जाएगा। और असल में इस किस्म के सुपरस्टिशंस उन दिनों इतने आम थे कि साल 1600 तक तो खुद इस वक्त के साइंसदानों की सोच कुछ ऐसी थी कि स्पर्म सेल में हजारों छोटे छोटे इंसान होते हैं जो सीमन में इधर उधर तैरते रहते हैं, और औरत की बॉडी एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें वो स्पर्म से एक बच्चे के रूप में बड़े होते हैं। अब ऐसे में सपोज अगर किसी वजह से मिस कैरेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गए तो एक आम इंसान क्या सोचेगा? वेल, इसलिए कि वो बर्तन ठीक नहीं है। ये तोहम परस्ती इस वक्त बिल्कुल आम थी, तो बस यही वजह बन गई कि फाइनली लोगों को ऐसा लगने लग गया कि एक औरत के वोम्ब में उनके बच्चे महफूज नहीं हैं, और अगर बच्चों को बचाना है तो उन्हें वोम्ब के बाहर ही बड़ा करना होगा। इन शॉर्ट आप देख सकते हो कि उनकी सोच किस तरफ जा रही थी। लेकिन फिर उसके कई साल बाद 1923 में ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट JBS हेलिडीन ने अपनी साइंस नावल पब्लिश की। इस नावल में उन्होंने एक मसनूई कहानी रची थी कि डोप और श्वार्ट्स नाम के दो ख्याली साइंटिस्ट एक 1951 की प्लेन एक्सीडेंट में मरी औरत के ओवरी को अगले 20 साल तक एक न्यूट्रिशन मीडियम में जिंदा रखते हैं, और फिर वो हर महीने इससे निकले एग्स को किसी न किसी इंसानी स्पर्म से फर्टिलाइज करके उनसे आर्टिफिशियली बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी बदौलत साल 1968 आते आते फ्रांस वो पहला मुल्क बन जाता है जो इस टेक्नोलॉजी से सालाना 60,000 बच्चे पैदा करने लग जाता है। अब अल्टीमेटली इस बुक में जो कुछ भी लिखा था वो थी तो एक कहानी, राइट, एक नावल। लेकिन ये भी एस हालिदीन को कहाँ पर ये पता था कि इस नावल के ठीक 100 साल बाद एक्टोलाइफ टेक्नोलॉजी जन्म लेने वाली है, जो बच्चों को बिल्कुल इसी तरीके से पैदा करेगी जैसे उन्होंने नावल में जिक्र किया। पर यह टेक्नोलॉजी भी 100 साल बाद यूं चुटकियों में डेवलप नहीं हुई। असल में एक्टोलाइफ फैसिलिटी में बच्चों को जिस तरीके से ग्रो किया जाने वाला है, उसकी बुनियाद 1996 में दुनिया के पहले कामयाब तजर्बे पर थी, जो एटलीस्ट 13 बकरियों की जान लेकर किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली साइंटिस्ट ने बकरियों के 14 फैटसीज लिए थे और उन्हें उनकी मां के एमनियोटिक फ्लूइड में रखा था। ऐसा करने पर कहा जाता है कि कुछ ही हफ्तों में इन साइंटिस्टों ने एटलीस्ट एक बकरी को सक्सेसफुली डिलीवर कर लिया था। तो फिर क्या था, इसी प्रोसेस को मिस्टर हाशिम अलगाइली ने इंसानों के लिए कंसेप्चुलाइज करके एक्टोलाइफ फैसिलिटी दुनिया के सामने पेश की। उन्होंने सोचा कि उनके इस फैसिलिटी में पहले तो कुछ इस तरह के हज़ारों पॉड्स एक आर्टिफिशियल वोम की तरह काम करेंगे,
और फिर इनमें बेबी को ग्रोथ और एक इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट देने के लिए एक आर्टिफिशियल एमनियोटिक फ्लूइड बनाया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड बेसिकली माँ की बॉडी में मौजूद पानी और बेबी के यूरिन के मिक्सचर से बनता है और इसीलिए इसकी मदद से वहाँ से बेबी को कुछ ज़रूरी ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ मिलते हैं। पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड के लिए माँ की बॉडी में मौजूद पानी बहुत ज़रूरी होता है और इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एक्टोलाइफ के फाउंडर ने इस पानी को लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन से रिप्लेस करने का सोचा। रिंगर सॉल्यूशन और ह्यूमन बॉडी में मौजूद पानी का कंपोजिशन बिल्कुल सेम ही होता है। खैर, इन पॉड्स में इन आर्टिफिशियल एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ कई सारी मशीनरीज भी कनेक्टेड होंगी जो लगातार आपके बच्चे को मॉनिटर करेंगी। जी हाँ, एक्टोलाइफ कॉन्सेप्ट के मुताबिक सबसे पहले तो हर पॉट में 360 डिग्री कैमरास दिन रात बेबी पर नजर रखे रहेंगे और इनसे आपके बच्चे के जिस्म में हो रहे सभी छोटे छोटे चेंजेस एक टाइम लैप्स वीडियो के रूप में आपके स्मार्टफोन पर रेगुलरली मिलते रहेंगे। प्लस अगर सपोज आप चाहते हो कि 9 महीने बाद आपका बेबी फौरन आपको पहचान ले तो एक्टोलाइफ के हर एक इंडिविजुअल पॉट में कुछ साउंड स्पीकर्स भी लगे होंगे जिनके ज़रिए आप अपनी मर्जी से अपनी खुद की आवाज़ के साथ साथ अपने फेवरेट सॉन्ग प्लेलिस्ट से भी उसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और तो और रही बात बेबी के वाइटल साइंस को मॉनिटर करने की, तो इसके लिए बेबी और पॉड पर 3 तरह के सेंसर्स अटैच होंगे। पहला एक बायो अपीयरेंस सेंसर जो एक वीक करंट पास करके बेबी के शरीर में कितना पानी है और कितना मसल मास है उसे नापेगा। दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी जो बच्चे के हार्ट रेट का हिसाब रखेगा, जो किसी स्मार्ट वॉच की तरह बच्चे के शरीर का ऑक्सीजन लेवल नापेगा। अगर सब नॉर्मल निकला तो ठीक, लेकिन कुछ भी अगर गड़बड़ निकली तो फिर एक कंट्रोल स्कैनर फौरन बॉडी और इसके पीछे के डीएनए की गड़बड़ी इन दोनों को स्कैन कर लेगा। बेसिकली आइडिया यह है कि हर बच्चे को पॉड में रखने से पहले इस पॉड के एआई सिस्टम में इस बच्चे के पेरेंट्स और सारी जेनेटिक डिसऑर्डर इन सब का डीएनए डाटा लोड किया जाएगा और इसके बाद इस एआई का बेसिकली बस इतना काम है कि इस बच्चे के हर नए सेल का डीएनए लगातार इसके पेरेंट्स के साथ उसे मैच करना है और जहां पर भी उसे लगे कि ये तो डीएनए सेगमेंट की जगह एक डिजीज काजिंग जीन रेप्लिकेट हो रहा है, वहां फौरन अपने हेल्दी डीएनए के स्टॉक से एक मुनासिब जीन उठाकर फिट करना होगा, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी वो डिफेक्टिव डीएनए को आइडेंटिफाई करके रिपेयर करेगा इतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे कि इस सेल के बाद पैदा होने वाले सेल्स की जनरेशन हेल्दी पैदा होगी। इंटरेस्टिंग है ना। इस पॉड में मौजूद 2 बड़े बड़े टैंक कनेक्टेड होंगे, एक न्यूट्रिशन टैंक जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और बाकी एसेंशियल फ्लूइड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट टैंक जो बेबी से आ रहे वेस्ट को कलेक्ट करके रिसाइकल करेगा और डेवलपमेंट पूरा होते ही बस एक सिंपल बटन प्रेस करने से इसे बाहर निकाला जा सकेगा। आपको ये बात बहुत ही अजीब लग रही होगी क्योंकि बच्चा पैदा करना तो छोड़ो, साइंटिस्ट एनिमल टिश्यू कल्चर में महारत हासिल करने के बावजूद भी बॉडी के बाहर अब तक एक फंक्शनल ऑर्गन तक नहीं बना पाए। देखो, मेन प्रॉब्लम यह है कि इन लाइक प्लांट इनेमल सेल्स में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स देना काफ़ी नहीं होता, इन न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर रेशियो भी बहुत मैटर करता है फॉर परफेक्ट डेवलपमेंट और यही एक्टोलाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब यह कि बच्चे को वो सभी न्यूट्रिएंट्स देंगे जो एक फैट्स के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि फोलिक एसिड, आयरन, जिंक, डीएचए और आयोडीन, लेकिन अब तक किसी भी डॉक्टर या साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि फैट्स ग्रोथ के लिए इन सब की मुनासिब मिकदार क्या होनी चाहिए। अगर गलती से भी किसी एक न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया लाइक फॉलिक एसिड, तो सिर्फ एक्सेसिव फॉलिक एसिड से बेबी के ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और ब्रेन के सोचने समझने की क्वालिटी ये दोनों बिगड़ सकती हैं। क्योंकि ये पूरी टेक्नोलॉजी अभी कॉन्सेप्ट स्टेज पर है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्होंने जितना भी अपनी कॉन्सेप्चुअल फैसिलिटी के डिटेल्स बताए हैं इसमें ऐसे किसी सोल्यूशन के बारे में बात नहीं की गई, क्योंकि इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, वो है इसका ऑक्सीजन लेवल। इस प्रॉब्लम का डायरेक्ट असर इन बच्चों के आरबीसी के फॉर्मेशन पर पड़ेगा और कोई ऐसा ब्लड ग्रुप टाइप पैदा हो जाएगा जो काफ़ी अजीब और डेंजरस हो। यस, काफ़ी सारे नॉर्मल और यूनिक ब्लड ग्रुप्स के पीछे ऑक्सीजन भी एक रीज़न होता है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न्स हैं। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।